हेलो दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सब लोग देखते हैं कि हिंदी विषय आपका सबसे उपयोगी विषय माना जाता है। उसमें से जो एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे प्रारंभिक स्तर का वर्णमाला का टॉपिक, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने आया हूं। देखिए, ज्ञान सबके पास है, सबको पता है सब कुछ, लेकिन पढ़ाई का तरीका जो होता है वो आपकी सफलता और आपकी कामयाबी के कदम को बढ़ाने में सहायता करता है। मैं आज आपको वर्णमाला के टॉपिक में ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ भी छूटा ना हो। जो जो आपकी मेन चीजें हैं वो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं और ऐसी ट्रिक से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको उस चीज के लिए कभी भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार क्लास देखेंगे, उसको बस समझेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम ऐसा होगा कि फिर आप स्वयं दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। भरोसा रखिए, एक बार क्लास देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आइए क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हिंदी में ये हमारा पहला टॉपिक होता है। जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह एसएससी की हो, रेलवे की हो, शिक्षक भर्ती की हो या लेखपाल की हो, जहां जहां पर आपका वर्णमाला टॉपिक सिलेबस में है, उसमें से आपको यही चीजें मिलेंगी। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, टॉपिक हर चीज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम उद्देश्य कि जो चीज एग्जाम में हमसे पूछी जाती है उस पर फोकस करना। ज्ञान तो हमारे पास रहेगा ही, लेकिन उस चीज को ज्यादा फोकस करना है जिस पे क्लास में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं क्लास की ओर। हिंदी में सबसे पहली चीज है आपकी वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? आप दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके पहले कि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से सिर्फ आपको एक काम करना है कि हर चीज की जो मैं आपको एक इमेजिनेशन दूंगा, वो चीज आप बस अपने दिमाग में बनाते चलिएगा। यकीन मानिए, दोबारा आपको पढ़ने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। इतना आप खुद इसमें जो है निपुण हो जाएंगे। वर्णमाला, वर्णमाला का क्या तात्पर्य है? वर्ण मतलब कि एक छोटे छोटे जो शब्द, जो हमारे शब्द होते हैं, शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से। तो वर्णों की माला, यानी कि जो चीज भी है, यानी वर्ण जो छोटे छोटे हैं, उनका क्रमबद्ध समूह जो होता है, उन्हीं को पिरोकर बनाई जाती है वर्णमाला। वर्णों की माला, इसका दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इसको कि वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। बीच बीच में हमारे साथ बोलते रहिएगा दोस्तों। वर्णों की माला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। देखिए, हमारी हिंदी भाषा में जो वर्णमाला चलती है, उसमें वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की कुल संख्या आपके सामने लिखी हुई है। वो आपकी कितनी है? वो आपकी होती है 52। इस 52 को आपको कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में। 52 को सबसे पहले आपका होता है, एक आपका स्वर होता है। स्वर यानी कि जिनकी संख्या आपकी होती है 11। इसमें से कई सारे कंफ्यूजन भी बने रहते हैं बच्चों को कि नहीं सर, कहीं पर 13 बताया जाता है, कहीं पर 9 बताया जाता है। उसका भी आगे भी आपको हम विश्लेषण करेंगे। स्वरों की संख्या 11। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की संख्या जो होती है वो हमने लिखी है 33 + 2। 33 आपके व्यंजन होते हैं और 2 जो इसमें लिखा है वो 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन जिनको बोलते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद ये आपके कितने हो जाते हैं? 35। यानी कि स्वर आपके 11 और व्यंजन आपके 35। संयुक्त व्यंजनों की संख्या इसमें कितनी होती है? वो होती है आपकी 4। और इसमें से अयोगवाहक की संख्या हिंदी में कितनी होती है दोस्तों? होती है 2। टोटल आपके 35, 10 45 1 46, 4 50 और 2 52। ये आपके 52 वर्णों की संख्या आपकी कंप्लीट हो गई है। फाइनली अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णों का समूह जो होता है वो कितने नंबरों का होता है, तो वो 52 का होता है। उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी 11 होती है। व्यंजनों की संख्या आपकी 35, संयुक्त व्यंजन वो आपके 4 और अयोगवाह कितने होते हैं? वो आपके 2 होते हैं। देखिए, ये आपकी वर्णमाला हो गई। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कुछ अलग दूसरी चीज पे। देखिए, अभी तक हमने जो देखी, अब हम वर्णमाला को उसके भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं। यहां से आपका माइंड मेकअप और अच्छा हो जाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं, हम चर्चा करते हैं स्वरों की। स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं?
स्वर दोस्तों वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और स्वर, और इसी में सबसे पहली चीज में आपको एक बार फिर वापस ले चलेंगे, हिंदी में वर्णमाला में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। वर्ण आपके यही सारे होते हैं। ध्वनि का बहुत लोग आपको बहुत चैनल पर मिलेगा कि वर्ण और ध्वनि को लोग एक ही चीज में तौल देते हैं। समझिएगा, वर्ण हमारे वो हैं जो आपके सामने लेखन में लिखे होते हैं, ये हैं आपके वर्ण, ठीक है। और ध्वनि क्या होती है? समझिए, अगर मैं आपको कोई भी शब्द बोलूं कि मित्र इधर आइए, या फिर कहां जा रहे हो, कुछ भी, तो ये जो मैंने शब्द बोले हैं ये क्या हैं? ये हमने वर्णों का प्रयोग किया है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं कह दूं ये क्या है? क्या ये भाषा नहीं है? ये भी भाषा है, लेकिन ये वर्ण नहीं है। ये किसके अंतर्गत है? ध्वनि के अंतर्गत है। तो भाषा का माध्यम ये भी है, वर्ण भी और ध्वनि भी। तो दोनों में फर्क समझ गए दोस्तों? ठीक है, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इसमें से आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं बाद में। आइए आपको फिर आपके टॉपिक पर ले चलते हैं, बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। देखिए, इसमें से जैसे अगर हम आपसे बोले कि आ, ये आ लिख दिया हमने, अब हमने लिख दिया बड़ा आ, तो इस बड़ा आ को अगर हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? छोटा आ और प्लस छोटा आ में टूटेगा। इसमें ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इसी में से जैसे हम आपसे बात करते हैं कि का, जैसे हमने लिख दिया का, ये क्या है? ये हमारा व्यंजन है, लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा दोस्तों? ये का और प्लस छोटा आ में टूटेगा। क्यों? ये आपका व्यंजन है और ये आपका क्या है? स्वर। अगर इसको हम बड़ा आ कर दें का, तो ये क्या हो जाएगा? का के साथ बड़ा आ। अगर इसको हम कर दें को, तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कौ कर दें तो ये औ हो जाएगा। तो व्यंजन जो है दोस्तों, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए आवश्यकता होती है स्वरों की, लेकिन जो हमारे आपके स्वर होते हैं वो स्वरों को उच्चारण करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अब बात करते हैं स्वरों की संख्या की। स्वरों की संख्या हमने आपके सामने जो लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 और 13। मैंने टोटल आपके सामने स्वरों की संख्या लिखी है 13। देखो, कंफ्यूजन कहां पर होता है बच्चों को? ये जो आपके संख्याएं लिखी हैं ऊपर, ये आपके क्या है? ये स्वर होते हैं। और जो बोला जाता है, कई जगह पर आपको बताया जाता है कि स्वरों की संख्या 13 है। वो 13 क्यों हो जाती है? अंग और आहा, यानी इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इन दोनों को मिलाने के बाद स्वरों की संख्या 13 लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्वरों की काउंटिंग में सिर्फ यही 11 वर्ण आपके आते हैं। ये आपके अयोगवाह, ये आपका अयोगवाह और ये आपका विसर्ग, ये दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं। उसके बाद अयोगवाह और विसर्ग के बाद अब बात करते हैं इसमें से मूल स्वर। मूल स्वर दोस्तों कौन से होते हैं? मूल स्वर कहने का मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मूल क्या है, किसी पेड़ का मूल क्या है, जड़ क्या है, उसकी जड़ क्या है दोस्तों, तो उसी तरह स्वरों की जड़ क्या है? हमने बोला मूल स्वर, यानी कि मूल स्वर आपके कौन कौन से हैं? वो आपके कौन कौन से हैं? ये 4 हैं, 1, 2, 3 और ये 4। क्यों हमने 4 ये क्यों बोले? इसलिए बोले कि छोटा आ, छोटी ई, उ और री, इन्हीं को मिलाकर, इन्हीं के आपस में संयोग से बाकी स्वरों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे बड़ा आ है। बड़ा आ कैसे बनता है? ये देखिए, छोटा आ प्लस छोटा मिलाकर आपका क्या बन जाता है? बड़ा। तो आपका मूल स्वर सिर छोटा आ हुआ। ठीक है, ई और ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, उ और उ मिलेगा तो बड़ा उ बनेगा। तो इसी तरह से आपसी संयोग से ये बन जाते हैं टोटल आपके 11 स्वर, और मूल स्वरों की संख्या में सिर्फ आपके ये 4 आते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो आपके अगले हैं वो होते हैं स्वर, यानी कि संयुक्त स्वर। इसके बाद जो हमारे बच रहे हैं वो आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त का मतलब भी तो होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब तो जो ए, ऐ, ओ, औ ये क्या है? ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? ये आ, ई, उ इन्हीं के आपस में मिलने से आपका ए का निर्माण, ऐ का निर्माण, ओ का निर्माण और औ का निर्माण होता है। जब इसका और विश्लेषण करेंगे हम अगली क्लास में तो आपको ये भी बता देंगे कि इन स्वरों का निर्माण किस किस के मेल से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि स्वरों की संख्या आपकी 11, ये आपका अनुस्वार और ये आपका विसर्ग। इनको जो लोग जोड़ देते हैं तो स्वरों की संख्या 13 बता देते हैं, अन्यथा ये स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 4, ये आपके लिखे हुए हैं। और जो सिर्फ इसमें स्वर पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी कभी उच्चारण के आधार पर आपके स्वरों की संख्या कई जगह पर आपकी 9 बताई गई है। और उसमें कौन कौन से आते हैं आपके? 4 ये आते हैं आपके आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 4 4 8 और एक आपका लिया जाता है री का। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि आपके जो स्वर है वो स्वरों की संख्या 11 और मूल स्वरों की संख्या 4। संयुक्त स्वर वो आपके 4। और इन संयुक्त स्वर को एक नाम से और भी जानते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर को संध्य स्वर भी बोलते हैं। संध्य मतलब कि शांत, मिला हुआ, संध्या। ठीक है, तो मिला हुआ यानी इसलिए संयुक्त स्वर और संध्य स्वर भी इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं। स्वर के प्रकार, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वर के प्रकार क्या होते हैं? इनके 3 प्रकारों में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे एक चीज होती है कि जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जाहिर सी बात होती है कि लोगों के 2 या 3 रिस्पॉन्स ही होते हैं। या तो उसमें हाँ बोलेगा और या फिर ना बोलेगा। ठीक है, और या फिर क्या करेगा? कुछ बोलेगा ही नहीं। 3 ही चीज तो होती हैं, या तो हाँ या ना और या फिर कुछ बोलेगा ही नहीं। देखिए ये आपका 3 चीजों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। दोस्तों ह्रस्व का मतलब क्या होता है? क्या अर्थ होता है ह्रस्व का? ह्रस्व मतलब छोटा, सबसे छोटा। किसमें से? इन तीनों में से सबसे छोटा। मैंने क्यों बताया? देखिए ह्रस्व स्वर में मैंने इधर लिखा है, ये देखिए, एक मात्रा। ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रा का समय लगने वाला। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको एग्जाम में कई तरीके से घुमा के भी पूछते हैं क्वेश्चन को। आइए मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए कैसे पूछते हैं। ये 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, और प्लुत स्वर में जो आपका तीसरा उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछते हैं वो मैं बताता हूं। 2 तरीकों से इसमें पूछ लेते हैं। कभी कभी ये पूछते हैं ह्रस्व स्वर में ही कि वह कौन से स्वर है। ठीक है, वह कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, या जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ और प्लुत से कम समय लगता है। तीनों चीजें समझ में आई दोस्तों? हम तीनों को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, या सबसे कम समय लगे, या दीर्घ और प्लुत से कम समय लगे, तो वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं दोस्तों। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, या फिर ह्रस्व से अधिक समय लगे, या फिर ह्रस्व से अधिक और प्लुत से कम समय लगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। और प्लुत में क्या है कि दोस्तों वो प्लुत स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय या 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। इसमें हमको आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरियल से ही लिखे हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, वो सीरियल ही यही है। 1 मतलब आपका 1 मात्रा का समय, दीर्घ दूसरे नंबर पर यानी कि 2 मात्रा का समय, और प्लुत यानी कि 3 मात्रा का समय।
देखिए, अब जरा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर का डिवाइडेशन होता है, इन्हीं 11 या 13 में कुछ भी बोल लो, 11 में, वो किस आधार पर डिवाइड होता है। मात्राएं तो हमने जान ली कि भाई मात्राएं हमारी क्या होती है कि एक मात्रा का समय लग रहा है तो ह्रस्व है, 2 का है तो दीर्घ है, 3 का है तो प्लुत है। लेकिन ये होती क्या है, कैसे समझते हैं वो देखिए। हमने बोला कि सबसे कम समय यानी कि एक मात्रा का समय जिसमें लगे, हमने बोला अ। क्या बोला? हमने बोला अ। ये सिर्फ एक मात्रा का समय लगा, इसमें समय नहीं बिल्कुल लगा। ठीक है, हमने बोला ई, क्या हुआ? एक मात्रा का समय। इसी तरह आपका ऊ और इसी तरह आपका री। जब हम बोलेंगे तो आपको, आप स्वयं में बोल के देखिए, एक बार बोलिए अ, ई, ऊ और री। तो ये क्या है? ये आपके ह्रस्व स्वर की बात हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी में दीर्घ। जब आप दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे ना दोनों का, तो आपको स्वयं में समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे, खुद से बोल के देखोगे, स्वयं से पहचानोगे कि कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। देखिए, हमने बोला था अ, ये आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत था। अब हम बोलने जा रहे आ। हमने क्या बोला? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इनमें देखिए ज्यादा समय लग रहा है। किससे ज्यादा? ह्रस्व से अधिक समय लग रहा है, ह्रस्व से अधिक समय। तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होते हैं भाई? एक छोटा हो गया यानी सबसे कम समय, दूसरा हो गया 2 मात्राओं का समय दीर्घ का। अब 3 मात्राओं का समय हम कैसे निकालेंगे? हमने ये सुना तो बहुत है, एक शब्द इसमें हमने बहुत सुना है, लोग बोलते हैं कि प्लुत का उदाहरण सबसे पहला बच्चों के दिमाग में रटा होता है या तो राम और या फिर ओम। यही तो होता है, या तो राम या फिर ओम। लेकिन समझिए उस चीज को, उसकी गहराई को समझिए। हमने बोला राम, ओ, क्या वास्तविकता में ये प्लुत स्वर है? नहीं दोस्तों, जिस आधार पर मैंने बोला, जिस तरीके से मैंने बोला, ये बिल्कुल भी प्लुत स्वर नहीं है। जब हम थोड़ा सा दीर्घ से अधिक समय लेंगे तब वो हमारा प्लुत स्वर बनेगा। कैसे? जैसे थोड़ा सा स्वयं में सोचिएगा कि आपसे कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हुआ है, काफी दूर है, और आपसे बोला गया कि उसको जरा बुला लो। तो अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो क्या आप उसको इस तरह बुलाओगे कि राम इधर आओ, राहुल इधर आओ, तुम्हारा काम है? क्या ये बोलोगे? नहीं बोलोगे। हम कैसे बुलाते हैं उसको? राम, ऐसे बुलाते हैं ना कि राम, या फिर राहुल, ऐसे बुलाते हैं ना। तो ये जो शब्दों के बीच में जो समय मिलता है ना, जैसे हमने बोला राम, तो रा के बाद जो समय मिला, ये क्या था? यही प्लुत है। ओम में जैसे लोग बोलते हैं कि ओम प्लुत है, नहीं, ये प्लुत नहीं है। प्लुत क्या होगा? जब हम बोलेंगे ओ, थोड़ा सा सांस को खींच के, जब श्वास को थोड़ा सा खींचेंगे, उच्चारण में अधिक समय लेंगे, तब वो प्लुत होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये हो गया आपका स्वर के बारे में। अभी इसमें कई चीजें आपकी थोड़ा सा नहीं ऐड है, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको अभी सिर्फ हम बेसिक लेवल की चीजें आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आप उसको ट्रिक से समझिए कि क्या चीजें होती हैं। देखिए, स्वर के बाद बात करते हैं हम व्यंजन की। अब यहां से जो हमने ट्रिक वाली बात बताई थी, उस पर जरा फोकस कीजिएगा कि कहां पर कौन सी ट्रिक लगेगी, कैसे क्या समझा जाता है। सबसे पहली चीज व्यंजन। व्यंजन क्या है? अभी मैंने बोला था आपसे कि स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन क्या है? व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि ये जो है वो अपने पीछे वाले यानी अपने स्वर भाई पे डिपेंड करते हैं। ये कभी अकेले नहीं चलते हैं, इनको स्वर की सहायता ही लेनी पड़ेगी। ये अकेले घर से नहीं निकलेंगे। जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो छिपे हुए रूप में स्वर को अवश्य लेकर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। इसको सब कुछ बताने, पढ़ाने और ट्रिक से पहले बात क्या है, सब जगह आपके पास किताबें हैं, आपके पास फोन है, सब कुछ आपके पास, हर चीज का नॉलेज है, लेकिन पढ़ते हम सब कुछ है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम सब कुछ दिन में भूल जाते हैं। हम आपको वो चीज देंगे, उस कोशिश पे आपको काम कराएंगे कि आपको दोबारा भूलना तो छोड़िए, बेशक आप भूल जाएं,
लेकिन जब इस चीज का समय आएगा, जब आपसे कोई पूछेगा या जब आपको इसकी जरूरत होगी, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग पिंच करेगा और ये चीज याद आ जाएगी। यकीन मानिए, भरोसा नहीं है तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हमसे मिलिएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं आपके व्यंजन के टॉपिक पे। व्यंजन में व्यंजनों की संख्या मैंने सबसे ऊपर लिखी है आपकी 33 + 2, टोटल आपकी 35। देखिए ये जो आपके लिखे हुए हैं व्यंजन, मैंने लिखे हैं 25 व्यंजन, यानी कि ये जो आपका वर्ग होता है, ये आपका जो वर्ग होता है, ये का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ग होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये देखिए लिखी हुई, इनकी संख्या कितनी है? 25 होती है। इनको हम बोलते क्या है? इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श के बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ के बाद ऊष्म के बाद संयुक्त। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं कि आप इस चीज को कभी भूलोगे ही नहीं कि क्या होता है। काका गागा सबको पता होता है कि काका आगा भाई का से शुरू होता है, फिर यहाँ पर माँ में खत्म, फिर यारा लावा शाह, शाह शाह छत्रज्ञा, यही तो होता है यार काका आगा। काका आगा का सीरियल आपको पता है, और बाकी की ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं। आप ये बताइए कि आप कहीं बिल्कुल शांत स्वभाव में, बिल्कुल शांत मन से किसी चीज में बड़ा कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं। अगर आपको शैतानी करने के उद्देश्य से कोई आए और आपको टच करे, क्या होगा आपको? जब कोई आपको टच करेगा तो टच करने के बाद आपके अंदर जो है अंतःस्थित, ठीक है, अंतःस्थित जो भावना है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, यानी कि अंदर आपके कुछ भावनाएं जगेंगी। अब वो भावनाएं आपकी गुस्से की होंगी या प्यार की, वो अलग बात है, लेकिन अंदर कुछ भावनाएं जगेंगी। ठीक, और जब आप बहुत कंसंट्रेट होकर कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम कोई आपको अगर टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो आपके अंदर भावनाएं जगेंगी। और कौन सी भावनाएं जगेंगी? ऊष्म भावनाएं, गर्व, तेज, यानी गुस्से की भावना। आप गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आप उसमें नाराज हो जाएंगे। नाराज होने के बाद जब आप अपनी नाराजगी निकाल लेंगे, थोड़ी देर बाद फिर आप सोचेंगे कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिर आप घर परिवार वालों के साथ फिर संयुक्त होकर फिर मिलजुल कर रहने लगेंगे। ठीक है, यही तो होता है, यही हमारी वर्णमाला का व्यंजन स्वरूप है, यही इसी को बोलते हैं। सबसे पहले आपके स्पर्श व्यंजन कौन से? 25 स्पर्श आपको किया गया, फिर आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं? दूसरा तरीका भी जान लीजिए, क्योंकि ये स्पर्श और ऊष्म, ये जो ऊष्म होते हैं और ये आपके स्पर्श, इनके बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ सीरियल याद रखना है, जो ट्रिक मैंने दी है कि कोई आपको टच करेगा तो आपके अंदर जो है कुछ भावनाएं जगेंगी गुस्से की, और गुस्से की भावनाएं जगेंगी तो आपको गर्मी लगेगी, यानी ऊष्म, यानी गुस्सा आएगा, और लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप मिलजुल कर रहने लगेंगे परिवार में। ठीक, अब देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4 आपकी। ठीक है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी आपकी? 4 हो गई। ठीक, ये हो गए आपके व्यंजन। देखिए, ये आपका सिर्फ व्यंजन का बेसिक नॉलेज हो गया। ठीक, अब हम आपको थोड़ा सा व्यंजन से जो क्वेश्चन उठते हैं उस पे ले चलते हैं कि भाई व्यंजन में क्या पूछते हैं कि इस व्यंजन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है, इसमें अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हम आपको जो मेन है अल्प प्राण, महाप्राण, ये पहचानने की ट्रिक और आपको बेसिक लेवल की 1-2 चीजें बता देते हैं। बाकी जो कुछ आप बोलोगे, जो आप कमेंट करोगे, जो चीज चाहोगे, मैं आपकी सेवा में फिर एक बार हाजिर हो जाऊंगा और सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, इनकी नंबर देख लीजिए। ये जो नंबर लिखे हैं आपके क्या होते हैं? इस नंबर में ये जो अल्प प्राण यानी 1, 3, 5 और महाप्राण दूसरा और चौथा, इसका मतलब क्या है कि अल्प प्राण वाले नंबर कौन से हैं? ये पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या है?
ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा क्या है? दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? ये आपका महाप्राण। और अल्प प्राण महाप्राण को याद करने की ट्रिक क्या है? आप सीरियल में बोलते हैं अल्प प्राण महाप्राण। देखिए, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपको ट्रिक देता हूं, फिर भी बता देता हूं कि अगर आप पढ़ाई में 1 3 5 करेंगे तो मैं आपको 2 4 दे दूंगा या 2 4 आपको सुना दूंगा। ठीक है, अब तो याद रहेगा आपको कि अगर आपने पढ़ाई में 1 3 5 किया तो फिर हम 2 4 सुना देंगे आपको। ठीक है, और अगर आप 1 3 5 करेंगे तो आपके प्राण छोटे रहेंगे, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्राण छोटे अल्प रहेंगे। और अगर हम 2 4 दे देंगे तो उसके बाद आपके फिर प्राण बढ़ जाएंगे कि हमको नॉलेज मिल गया है। तो ध्यान रखिए, 1 3 5 करेंगे तो हम 2 4 सुना देंगे। अघोष और सघोष में क्या होता है? ये सीरियल है आपका 1 2 3 4 5, यानी कि 12 345। अघोष आ शब्द हम किस में यूज करते हैं ज्यादातर? याद होगा आपको छोटी क्लासों में जब हम आप थे, आपसे जब कोई पूछता था कि कागज का विलोम बता दो जरा, तो हम क्या करते थे? हमको जब नहीं पता होता था तो हम उसी शब्द के पहले क्या लगा देते थे? आ। कहते थे अकागज हो जाएगा, रात का अरात हो जाएगा, कोमल का अकोमल हो जाएगा। हम आ लगा देते थे विलोम के लिए। वही काम यहाँ, वही दिमाग यहाँ पर रखिएगा। अघोष यानी कि विलोम, और सघोष यानी कि आपका विलोम के साथ जो अपोजिट उसका शब्द होता है। यानी कि सीरियल याद रखिए कि पहले अघोष फिर आपका सघोष, यानी अघोष में आपका पहला और दूसरा, और इसमें आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। एक चीज और बता दूं, सघोष को क्या बोलते हैं? घोष भी तो बोलते हैं। सघोष को घोष भी बोलते हैं ना। घोष में कितने वर्ण होते हैं? 2। घोष में कितने वर्ण? 2 वर्ण होते हैं। और अघोष में कितने वर्ण? 3। तो उसका अपोजिट कर लीजिएगा कि अघोष में 3 वर्ण है, तो यानी सीरियल में सिर्फ 1 और 2, और घोष में कितने हैं? सिर्फ 2 वर्ण है, तो वो आपका अपोजिट में यानी 3 4 5 यानी 3 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। लेकिन दोस्तों, ये जो नंबर हैं ये आपके कितने में काम करेगा? ये आपका सिर्फ इन 5 वर्गों में काम करेगा। सिर्फ कितने में? 5 वर्गों में। इनका कैसे आप निवारण करेंगे? इनके बारे में क्या करेंगे? सबसे बेटर ट्रिक देने जा रहा हूं आपको। जानता हूं और आप भी ये चीज महसूस करेंगे कि आज तक आपको किसी भी चैनल पर, किसी भी टीचर द्वारा कहीं पर भी अगर आपको ये चीज मिल जाए तो आप जो कहेंगे उस चीज में हम आपसे क्षमा मांगने के लिए तैयार। अगर ये चीज मिल जाए तो देखिए, इसका हमने जान लिया नंबर के आधार पर कि पहला दूसरा क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, और पहला तीसरा पांचवा क्या है और दूसरा चौथा क्या, हमने आपको बता दिया। अंतस्थ, अंतस्थ में आपके अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा। देखिए दोस्तों, मैंने अंतस्थ के साथ 2 स्पेलिंग लिखी हुई हैं। क्या लिखी हैं? एस और ए। अब आपको आज से पढ़ना ही यही है कि स्वरों के व्यंजन में आपके क्या होते हैं? अंतस्थ सा। आपको अंतस्थ वर्ण नहीं बोलने हैं, आपको बोलना ही है अंतस्थ सा। अंतस्थ सा का मतलब क्या है? ये जो एस लिखा है, एस का मतलब क्या है? सघोष। एस का मतलब क्या है? देखिए, एस का मतलब सघोष। ठीक है, और ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका अल्प प्राण। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ सा मतलब एस और ए, एस और ए, यानी कि क्या, ये आपका हो जाएगा सघोष। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या है? ऊष्मम। ऊष्मा कब लगती है आपको? गर्मी ज्यादा कब होती है? सुबह के टाइम ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब आपको ऊष्म नहीं पढ़ना है आज से। जब आपको अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण में ज्ञात करना हो तो आप बोलेंगे ऊष्मम। क्या बोलेंगे? ऊष्मम, यानी कि आपका ऊष्म और साथ में एयम क्या हो जाएगा? ऊष्मम। तो ए का मतलब क्या है और एम का मतलब क्या है? महाप्राण। ए का मतलब अघोष। ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए का मतलब हो जाएगा आपका अघोष। ठीक है,
ए का मतलब अघोष और एम का मतलब महाप्राण। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके पहले इस चीज कोई इससे सरल ट्रिक मिले तो हमें भी बताइएगा। आशा करता हूं कि आज से पहले आपको कभी इस चीज का मिला नहीं होगा, कोई भी ट्रिक नहीं मिली होगी। तो याद रखिएगा, अंतस्थ मतलब अंतस्थ सा, यानी कि एस और ए, अंतस्थ सारे वर्ण क्या है, सघोष और अल्प प्राण। ऊष्मम में आपके ये तीन वर्ण कौन से, ये तीनों सा आपके क्या है, अघोष और महाप्राण। इसमें से एक आपका बच के आता है, वो क्या है, वो है आपका हा वर्ण। हा को हम क्या पढ़ेंगे, हा को हम पढ़ेंगे दोस्तों हसम। क्या पढ़ेंगे, हसम पढ़ेंगे। हसम का मतलब क्या है, ये जो हा वर्ण है ये अलग होता है। तो एस का मतलब फिर वही, एस मतलब सघोष और एम मतलब महाप्राण, यानी कि हसम में क्या हो जाएगा, सघोष और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका व्यंजन का। संयुक्त स्वर के बारे में आप जानते हैं, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ। और छत्र, ज्ञा और स्रा ये हमारे चार होते हैं। सॉरी, ये हमारे चार स्वर होते हैं, चार व्यंजन होते हैं। सॉरी, छा जो होता है वो आपका का और सा से मिलाकर बनता है। त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है वो जा और इया से होकर बनता है। और स्रा जो होता है वो सा और रा से होकर मिलता है। इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, सिर्फ समझ लीजिएगा कि जब हम छा की स्पेलिंग लिखते हैं, अगर हमको कोई चीज लिखनी है कि छतरी है, तो हम क्या करते हैं, छतरी लिखने के लिए हम के एस एच, यही तो करते हैं, के एस एच से स्टार्टिंग। के मतलब का, एस एच मतलब सा। और त्रा में क्या होता है, जैसे हमको लिखना है कि त्रिशूल, तो त्रिशूल में क्या करते हैं, टी और आर, यही तो करते हैं। टी, त्रा में सिर्फ त्रा यानी टी और आर, यानी कि टी मतलब ता और आर मतलब रा, तो त्रि। ठीक है, यानी किससे मिलकर बना, ता और रा से। इसी तरह ज्ञा में, ज्ञा में जब कुछ लिखते हैं तो जा और इया यानी जी और आई से, वाई से, तो जा और इया से। स्रा में आपका सा और रा से। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दो चीजें आपकी और बच रही हैं। आपके वर्णमाला में शिक्षक भर्ती, लेखपाल और सब में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-3 बार पूछा जा चुका है कि लुंठित वर्ण कौन से होते हैं। तो लुंठित वर्ण आपका रा होता है, पार्श्विक आपका होता है ला। इसको कैसे याद रखोगे, लुंठित ये किससे स्टार्ट है, पहला वर्ण ला से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। और पार्श्विक में आपका ये रा लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रा। यानी लुंठित पूछा जाए तो लुंठित में ला से स्टार्ट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रा। और पार्श्विक में ऊपर रा आया है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। और उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन जो भी आपको हम बता चुके हैं, वो आपके क्या होते हैं, डा और ढा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी वर्णमाला की जो आपकी बेसिक लेवल की चीजें थी। ऐसा नहीं कि इसमें सारी चीजें आपकी आ गई हैं, बहुत सी चीजें अभी आपकी हैं और उनकी ट्रिक भी आपको इससे अच्छी मिलेगी। ऐसी चीजें कि जिनको आपको कभी रटना नहीं है, सिर्फ एक बार दिमाग से उसको समझ लीजिए और आप स्वयं में देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, 1-2 बार देखिए, यकीनन मैं कह सकता हूं कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक का या कोई किसी भी चीज का, तो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहे हमारे चैनल को। आपका अपना चैनल YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका जो सक्सेसफुल एकेडमी आपकी सेवा में हमेशा ऐसा ही खड़ा रहेगा आपकी सहायता के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं, जय हिंद।